मित्रों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस पॉलिटी रिवीजन सेक्शन आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं पॉलिटी का रिवीजन करा रहा हूं, विशेषकर आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस में आने वाली प्री परीक्षाओं के क्वेश्चंस की। तो इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है भारत का राष्ट्रपति एवं भारत की संघीय कार्यपालिका, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव। आप सभी जानते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कि पार्ट 5 में दिया गया है और इसके आर्टिकल्स 52 से स्टार्ट होकर के 78 तक हैं। इससे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हम सभी विद्यार्थी पढ़े हुए होते हैं या आप सभी विद्यार्थी पढ़े हुए होते हैं, उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस को गलत करके चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे साथ कि जब हम तैयार करके जा रहे हैं फिर भी गलत हो जाता है? क्योंकि हम कम उम्र में इतने जोश में होते हैं और आर्टिकल्स रटने के बाद इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका होता है कि हमें इसकी जो सब्टिलिटीज हैं वे नजरअंदाज करते हुए चलते हैं, और जब परीक्षा में फेल होते हैं तब हमें समझ में आता है कि एग्जाम्स के इन क्वेश्चंस या इन बिंदुओं को भी हमें तैयार कर लेना चाहिए था। तो खैर, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं और यह यूनियन एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ जो सेगमेंट है 2 से 3 पार्ट्स में चलेगा और प्रत्येक पार्ट में 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखेंगे। और आज का जो लेक्चर है इसके बाद में जो डीपीएसपी में क्वेश्चन दिया था आपके लिए तैयार करने के लिए, उसके आंसर रिलीज करूंगा। तो सबसे पहले आते हैं आप आज के सेक्शंस पे। तो क्या आप ये चीज जानते हैं कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें सबसे ज्यादा या पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है मेरे अनुसार भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, यानी द प्रोसेस ऑफ द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? मैं उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं जिसको प्रायः आप एग्जाम में जाने से पहले या तो भूल चुके होते हैं या ध्यान नहीं दिए होते हैं। तो क्वेश्चन आप समझिएगा कि भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग से की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन है आपका ए न्यायिक प्रक्रिया, बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यानी कि क्वेज़ी जुडिशियल प्रोसेस, सी विधायी प्रक्रिया, डी कार्यपालिकाई प्रक्रिया। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। आप इन चारों में से एक आंसर रिलीज कर सकते हैं यदि आपकी तैयारी है तो। सोच लीजिए, खैर आंसर अगले लेक्चर में तो मैं रिलीज करूंगा ही। अब मैं आता हूं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखेंगे इस सेगमेंट में केवल प्रेसिडेंट से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, पूरा प्रेसिडेंट एंड उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जुड़ा हुआ है क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि सेंट्रल मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 4 ऑप्शंस आपको मिल चुके हैं क्वेश्चन 2 के। आप कौन सा आंसर लॉक करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में भी लॉक कर सकते हैं ताकि पता चल सके मुझे कि हाँ आपका ये क्वेश्चन तैयार है पहले से। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको अक्सर आप इग्नोर करते हुए चलते हैं कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है भारत के संविधान में, यानी जो कैबिनेट वर्ड है वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहां किस आर्टिकल में यूज किया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 74, ऑप्शन बी आर्टिकल 76, ऑप्शन सी आर्टिकल 356, ऑप्शन डी 352। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, बोर्ड पे देख सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट, क्या ये तैयार था आपका क्वेश्चन? एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन है मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी कि जो यूनियन मिनिस्टर है कैबिनेट का कोई, वह किसके प्रति अकाउंटेबल होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। तैयार होगा ही आपको ये चीजें, जाहिर सी बात है
अगर आप ये जानते हैं कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो साथ ही साथ उस दौरान आपको यह भी तैयार होना चाहिए कि व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली किसके प्रति अकाउंटेबल होता है। तो यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 फॉर आरओ एआरओ एंड यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस टू। अब उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान में केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां किसमें निहित हैं? यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो किसमें वेस्टेड है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि यूनियन कैबिनेट, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। 4 ऑप्शंस आप पा चुके हैं। क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता होगा तो भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे क्वेश्चंस और बचे हैं। और यदि नहीं पता है तो मुझ पे इरिटेट होने की भी जरूरत नहीं है, यानी आपको एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। लास्ट तक बने रहेंगे लेक्चर में, खासकर पॉलिटी का जो भी सेगमेंट आएगा, यदि आप सफलता चाहते हैं तो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी आपातकाल को लागू करने की शक्ति यानी टू इंप्लीमेंट द पावर ऑफ इमरजेंसी, ऑप्शन सी विधेयकों को सदनों में पारित कराने की शक्ति, द पावर टू पास द बिल इन द हाउसेस, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने की शक्ति यानी टू डिसमिस प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम हिज पोस्ट। ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको कौन सा आंसर इसमें से सटीक लग रहा है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के प्रेसिडेंट को कौन सा राइट नहीं दे रखा है? सोच लीजिए। खैर, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7। तैयारी तो आपने कर ही चुकी है पॉलिटी की, तो ये सब क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वित्तीय आपात की स्थिति में यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी राशि यानी कितना अमाउंट आकस्मिक निधि से निकाल सकता है यानी कंटिजेंसी फंड से निकाल सकता है? क्वेश्चन फिर से सुन लें। फाइनेंशियल इमरजेंसी में इंडिया का प्रेसिडेंट कितना अमाउंट कंटिजेंसी फंड से निकाल सकता है? ऑप्शन ए 200 करोड़, ऑप्शन बी 500 करोड़, ऑप्शन सी 700 करोड़, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। याद करते रहिए आप इसको। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का फांसी की सजा को कुछ समय के लिए टाल देना यदि किस प्रकार की क्षमादान शक्ति के अंतर्गत आता है? ध्यान रखेंगे, मान लीजिए गर्भावस्था है या फिर स्वास्थ्य खराब है, ऐसी कंडीशंस में ध्यान में रखते हुए आप आंसर रिलीज करेंगे। क्वेश्चन इससे अटैच्ड है कि यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है, ऐसी परिस्थिति में फांसी की सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है, यह उसकी कौन से प्रकार की क्षमा शक्ति है? आप सभी ने पढ़ा होगा पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टाइप्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कौन सी शक्ति है? ऑप्शन ए लघुकरण कम्यूट, ऑप्शन बी परिहार रिमिशन, ऑप्शन सी विराम रेस्पाइट, ऑप्शन डी प्रतिलंबन रिप्राइव। सोचते रहिए कि अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी कैदी का, उसे फांसी की सजा हुई है, तो उस फांसी की सजा को जो प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए टाल देता है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद कुल कितनी परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है? यानी प्रेसिडेंट के पोस्ट को खाली कराने के लिए कितनी कंडीशंस हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। आपका कौन सा क्वेश्चन लॉक किया जाए, यानी आपका कौन सा आंसर मैं लॉक करूं? ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति का पद खाली होने की कई सारी कंडीशंस होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहली कंडीशन तो यही है
कि वह उसका समय काल बीत चुका है तो खाली होगा। दूसरा आप जानते ही हैं कि उस पर महाभियोग लगाया जाता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में। इसी प्रकार से टोटल कितनी कंडीशंस हैं, हालांकि मैं यहां बता दिया, मुझे बताना उचित नहीं था फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। अब मैं 9th क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। 9th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है? फिर से सुन लें, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 54, ऑप्शन बी आर्टिकल 70, ऑप्शन सी 77, ऑप्शन डी 58। Which of the following statement is true about the election of the president? Next, अब मैं 10वें क्वेश्चन की तरफ और अंतिम क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के पद पर चुना गया था? ध्यान रखेंगे, सर्वसम्मति से, उनका कोई विरोधी नहीं था। ऑप्शन ए के.आर. नारायणन, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। सोचते रहिए, भारत का कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध रूप से भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये आपके 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो गए प्रेसिडेंट और यूनियन एग्जीक्यूटिव के। ध्यान रखेंगे, आपका कमेंट और लाइक अगले सेगमेंट को लाने के लिए मुझे बाध्य करता है भावनात्मक रूप से। तो कृपया आप जरूर कमेंट और लाइक करते चलेंगे, इसलिए नहीं कि इससे मुझे कोई बेनिफिट होगा, बल्कि कम से कम एक प्रेरणा तो मिलेगी ही कि आपके लिए अगला सेगमेंट लेकर के आ सकूं। फिलहाल एक जनरल बात कहूं तो प्रेसिडेंट में आपको कुछ चीजों की तैयारी होनी चाहिए जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहली चीज आर्टिकल 54 आपका तैयार होना चाहिए, फिर उसके बाद आर्टिकल 61 तैयार होना चाहिए, फिर 59 और 58 तैयार होना चाहिए। बातें आप समझ गए होंगे। अब मैं अगले सेक्शन में चल रहा हूं। अगला सेक्शन है आपका कि जो पिछला मैंने डीपीएसपी के क्वेश्चंस पूछे थे, कई लड़कों को टफ भी लगा था, कुछ को कुछ क्वेश्चंस इजी भी लगे थे, उसके जरा सा आंसर मैं रिलीज कर दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वहां पे मैंने पूछा था कि शराबबंदी किस अनुच्छेद में है, तो यह आंसर है अनुच्छेद 47 यानी ऑप्शन सी। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो इसका आंसर है 38 यानी आर्टिकल 38। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर है 43B। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप पीछे पढ़े ही हैं, जानते ही कौन से है, नोट कर लिया होगा, नहीं है तो जाकर के देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। डीपीएसपी को एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर बोल रहा है। फिर है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर उसके बाद 5th क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति की प्राप्ति है, यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह स्टेटमेंट है ऑस्टिन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बहुत से लड़के इसको जानते नहीं होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही है। मैक्सिमम लड़कों के दिमाग में या तो अंबेडकर आता है और कुछ लड़के नेहरू को सोच लेते हैं, किसी का ध्यान ऑस्टिन के तरफ नहीं जाता, ना ही केटी शाह की तरफ। यह ऑस्टिन का स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था कि 42वें संविधान संशोधन में कौन सा तत्व नहीं जोड़ा गया था, तो इसमें मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, पीछे आप देख सकते हैं डीपीएसपी के। खैर, इसका जो आंसर है डी, यानी विभिन्न क्षेत्र एवं व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा एवं आय विषमता की समाप्ति। यह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं जोड़ा गया था। बाकी जो 3 हैं आर्टिकल्स वो उसी में जुड़े थे। कौन कौन से 3 आर्टिकल्स हैं वो मैंने पीछे बताया है डीपीएसपी में, उसको आप देख लेंगे। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है, उसका क्या आंसर है? किस वाद में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की बात कही गई थी? लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन तो हर हाल में पता होगा ही होगा। तो आपका आंसर है मिनर्वा मिल्स। तो नाउ ये हुआ आज का सेगमेंट। खैर, यूनियन एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट के और भी क्वेश्चंस हैं जो कि अगली कड़ी में लेकर के आऊंगा, और इस कड़ी के आंसर वहां रिलीज
करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की कड़ी आपको समझ में आ गई होगी और डीपीएसपी के आंसर भी मिल गए होंगे। भूलिएगा नहीं डीपीएसपी को। जो लोग नहीं देखे डीपीएसपी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार जरूर देख लें। जो पहली बार प्रेसिडेंट वाला टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का देखना है, आप विश्वास करिए आपके साथ ईश्वर भी होगा और आपकी तैयारी पूरी तरीके से है अगर, तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई रोक नहीं सकता।